VLIW वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड है। इसमें आपने देखा कि जो हमारे पहले के सुपर स्केलर कंप्यूटर्स होते थे या प्रोसेसर्स होते थे उसमें डिफ़िकल्टी आती थी शेड्यूलिंग करने में इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। अब VLIW के उसमें हमारे पास क्या हुआ, हम पैरेललिज्म में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है, कॉस्ट कम है, ठीक है। अब VLIW जो है वो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म यूज़ करता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम के थ्रू क्या है अपने पैरेलल एग्जीक्यूशन को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। दूसरे आर्किटेक्चर में क्या होता था, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर इज़ इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग। अदर आर्किटेक्चर में जो था आपकी परफॉर्मेंस की जो पैरेललिज्म की परफॉर्म थी इन तरीके से मतलब इंक्रीज़ की जाती थी या इम्प्रूव की जाती थी। क्या, पाइपलाइनिंग केसेस में हम क्या करते थे, हमने भी पढ़ा था कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को सब पार्ट में ब्रेक कर देते थे। दूसरी थी सुपर स्केलर में क्या था कि इंडिपेंडेंटली हमारा जो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन है, प्रोसेस है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होता था। आउट ऑफ ऑर्डर के अंदर क्या था, आउट ऑफ ऑर्डर में उसका एग्जीक्यूट ऑर्डर ही चेंज हो जाता था। बट ये कहीं ना कहीं ये जो तीनों मेथड थे ये हार्डवेयर लेवल पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते थे प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारा VLIW आर्किटेक्चर आया, विच इज़ वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। ये क्या करता है, इसमें सारा का सारा जो पैरेलल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो कंपाइलर हैंडल करता है। कंपाइलर क्या, कंपाइलर एक प्रोग्राम ही है, एक सॉफ्टवेयर ही है, वो हैंडल करता है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कि जो भी मेरे पैरेलल एग्जीक्यूशन के अंदर जब मैं इंस्ट्रक्शंस को लगाऊं या जब मेरे इंस्ट्रक्शन पैरेलल एग्जीक्यूट हों तो उसके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएँ वो सारा का सारा कौन हैंडल करेगा, वो सारा का सारा कंपाइलर हैंडल करेगा या प्रोग्राम हैंडल करेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से होंगे, कॉन्फ्लिक्ट तो आपको पता ही है कि आपके शेयर मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट हो गए, प्रोसेस इंटरचेंजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हो गए, रिसोर्स एलोकेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ये सारे डेटा हज़ार्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सारे के सारे ना हों या अगर हों तो वो रिज़ॉल्व हो जाएं। इसलिए हमने अपना पूरा का पूरा पैरेलल एग्जीक्यूशन का जो लोड था वो किसको दे दिया, कंपाइलर को दे दिया। हाँ, अब ये क्या है, ये दिस इंक्रीज कंपाइलर कॉम्प्लेक्सिटी, कंपाइलर की कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ाएगा बट हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज़ कर देगा काफ़ी हद तक, ठीक है। अब फीचर्स क्या हैं आपके VLIW के, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ VLIW, ठीक है। अब जो प्रोसेसर होता है इस आर्किटेक्चर के अंदर, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। मल्टीपल फंक्शन यूनिट होते हैं। फैच फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन क्या है, दैट हैव द वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, ठीक है। जो फंक्शनल यूनिट होते हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 मल्टीपल फंक्शन यूनिट होते हैं, वो क्या करेंगे, वो फैच करेंगे इंस्ट्रक्शन कैसे से ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड हैं जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल VLIW इंस्ट्रक्शन, दे आर इनिशियलाइज इन द सेम क्लॉक साइकिल। मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस जो हैं वो एक साथ ग्रुप करके रखे जाते हैं सिंगल VLIW वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ताकि वो इनिशियलाइज हो सकें सेम क्लॉक साइकिल पे। अब हर एक ऑपरेशन को, हर एक प्रोसेसर को या कह लो हर एक प्रोसेस को एक अलग फंक्शनल यूनिट मिल जाती है, वो उसका ही मतलब एग्जीक्यूशन करती है, ठीक है। ऑल फंक्शनल यूनिट शेयर अ कॉमन रजिस्टर फाइल। अब देखो ये जो मेरी रजिस्टर फाइल है जहाँ से मैं रजिस्टर से अपना डेटा एक्सेस करूँगा वो एक कॉमन है सारे फंक्शनल यूनिट के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वर्ड जो होते हैं वो टिपिकली आपके 64 to 1024 बिट्स के होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कितनी एग्जीक्यूशन यूनिट या कितना कोड लेंथ है, कितना लंबा आपका इंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो लेंथ साइज़ है वो क्या होगा। बट इट विल बी बिटवीन 64 to 1024, ठीक है। इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग एंड पैरेलल डिस्पैच ऑफ द वर्ड इज़ डन स्टैटिकली बाय द कंपाइलर। कंपाइलर ही उसको करता है, वो स्टैटिकली करता है, वो डायनेमिकली नहीं करता। अगर डायनेमिकली करता तो वो रन टाइम पे करता, ठीक है। वो उसकी स्टैटिस्टिकल शेड्यूलिंग करता है, ठीक है। अब जो कंपाइलर है वो पहले ही चेक कर लेता है डिपेंडेंसीज़ को, ठीक है, बिफोर शेड्यूलिंग पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। कल मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास डिपेंडेंसी होती है उस टाइम पे क्या होता है कि मेरा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जब मैं दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ या दूसरा इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना होता है वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो ओके
ओके, सॉरी मैंने माइक नहीं देखा, ठीक है ना। तो ये हम फीचर्स देख रहे थे, एक बार मैं आप फीचर्स आपको जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला फीचर्स क्या था कि जो भी प्रोसेसर्स होते थे इस आर्किटेक्चर में, उनके पास मल्टीपल फंक्शनल यूनिट होती थी। उन फंक्शनल मल्टी यूनिट में वो इंस्ट्रक्शंस को फैच करते थे जो बहुत वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड के होते थे, यानी कि जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस जो थे वो ग्रुप टुगेदर होते थे सिंगल VLIW इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ठीक है। और वो सेम क्लॉक साइकिल पे इनिशियलाइज होते थे। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लॉक साइकिल पे एक हो गया, दूसरे पे दूसरा हो गया, नहीं, सेम क्लॉक साइकिल पे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो इनिशियलाइज होते थे, ठीक है। हर एक प्रोसेस, हर एक ऑपरेशन किसको, एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट को दे दिया जाता है जिसकी रिस्पॉन्सिबल है उसकी एग्जीक्यूशन कराने की, ठीक है। जो सारी आपकी फंक्शनल यूनिट हैं कि आप देख रहे हो FU1, FU2, FU3, ये सारी इस रजिस्टर फाइल से जो भी डेटा है वो लेंगी, ठीक है ना। जो आपका इंस्ट्रक्शन वर्ड का साइज़ होता है वो 64 to 1024 बिट्स का होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कोड पे, ठीक है, कि बट इट विल बी बिटवीन 64 to 1024 बिट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग जो होती है पैरेलल डिस्पैच, वो स्टैटिकली होती है, ठीक है, डायनेमिकली नहीं होती, और वो कंपाइलर ही करता है, ठीक है। कंपाइलर जब भी पैरेलल एग्जीक्यूशन में लगाता है, इंस्ट्रक्शन को पैरेलल एग्जीक्यूशन में लगाता है, उस टाइम पे वो चेक कर लेता है उसकी डिपेंडेंसी। मैंने कल आपको बताया था कि डिपेंडेंसीज के केस में क्या होता है कि सपोज़ कर लो मेरा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और मेरा दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, बट वो एग्जीक्यूशन के ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि जो उसको रिक्वायरमेंट है जिस डेटा की, वो डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा आएगा प्रीवियसली जो एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन उसके पास से, बट वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है या अभी वो एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसको भी वेट करना पड़ेगा, उसकी वजह से बाकी पीछे वालों को भी वेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पहले ही जो है आपका कंपाइलर क्या है वो डिपेंडेंसीज चेक कर लेता है कि किस इंस्ट्रक्शन की किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये चीज़ है, ये हमारा कुछ आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का दिखाया है। देखो मेरे पास ये एक इंस्ट्रक्शन है ऊपर वाला IFID एग्जीक्यूशन मेमोरी और राइट बैक, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ, ये एग्जीक्यूशन में लग गया। अब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था उस टाइम पे दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच हुआ और दूसरा इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में आएगा तो इसका जो पहला वाला इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर इसकी कोई आउटपुट, इसको कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसे वेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन के बाद ही हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं कि हमें करना क्या है। VLIW के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज रिड्यूस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। रिड्यूस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे? क्योंकि जो भी कुछ काम था हमने किसको, कंपाइलर को दे दिया। अब कंपाइलर डिपेंडेंसी सारा कुछ चेक करके ही अपने प्रोसेस को क्या करेगा, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन पे लगाएगा। किस एग्जीक्यूशन में? पैरेलल एग्जीक्यूशन पे। रिड्यूस पावर कंजम्पशन बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है जब हार्डवेयर कम यूज़ होंगे, ठीक है, कम आपका हार्डवेयर का यूज़ होगा तो जाहिर सी बात है पावर कंजम्पशन भी कम होगा। जब आपका हार्डवेयर स्टार्ट होता है उसी टाइम तो आपका पावर कंज्यूम होता है। अब जब मेरा हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ में ही नहीं आ रहा तो मेरा पावर बहुत लिमिटेड जो भी मेरा रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैं अपने प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करता हूँ। मैं हार्डवेयर का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ जिसकी वजह से मेरी हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होती है और मेरा पावर कंजम्पशन भी बचता है, ठीक है। Since compiler take care of data dependency check, decoding instruction issues, it becomes a lot simpler, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर जो है वो सारा कुछ देख रहा है, डिपेंडेंसी वो पहले ही जब एग्जीक्यूशन के लिए लगाता है किसी प्रोसेस को तो वो पहले ही उसकी डिपेंडेंसी चेक कर लेता है कि वो किस इंस्ट्रक्शन के इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर वो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है या उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो जो इंस्ट्रक्शन या जो प्रोसेस उसके आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है तो वो उसको उस टाइम पर शेड्यूल नहीं करता जब तक कि उसका रिज़ल्ट ना आ जाए। जैसे ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा वो जो उसके ऊपर डिपेंड है उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, बिकॉज जो भी इनपुट उसको चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको वेट नहीं करना होगा, ठीक है। डिकोडिंग ईजी हो जाती है। इंस्ट्रक्शन इश्यूज़ जो हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब इशू करना है वो सारा कंपाइलर ही हैंडल करता है, ठीक है। तो वो क्या है, कुछ ना कुछ तरीका सिंपल हो जाता है।
इंक्रीज़ पोटेंशियल क्लॉक रेट बढ़ जाता है। क्लॉक रेट कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि मेरे जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम टाइम में सेम क्लॉक रेट पे क्या हैं, वो अपलोड हो रहे हैं, या सेम क्लॉक रेट पे वो इनिशियलाइज़ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बार बार क्लॉक रेट्स आती ना और मेरे बार बार डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इनिशियलाइज़ होते हैं ना, मेरे सेम क्लॉक पल्स पे मेरे सारे इंस्ट्रक्शन जो भी हैं वो इनिशियलाइज़ होंगे। क्लियर है? फंक्शनल यूनिट आर पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन पॉकेट बाय कंपाइलर। ठीक है, फंक्शनल यूनिट जो हैं वो जस्ट बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो तुरंत ही आपकी जो इंस्ट्रक्शन क्यू होती हैं उन इंस्ट्रक्शन क्यू से जो हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस को पिक कर लेती हैं। तभी करा करस्पॉन्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन पॉकेट ऑफ बाई कंपाइलर। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है इस केस में? क्योंकि सारा का सारा आपका जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो कंपाइलर हैंडल कर रहा है, तो कंपाइलर को कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशन। उसे शेड्यूलिंग भी करना है, उसे लोडिंग भी करना है, उसे डिस्पैचिंग भी देखना है, उसको क्या नाम है डिकोड भी करना है प्रोसेस को, उसको बाकी जो और हार्डवेयर्स हैं उनकी भी टेक केयर करना है। तो आपका जो कहीं ना कहीं कंपाइलर होता है उसका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो जाता है और उसको डिज़ाइन करना बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अब ये सब करने के लिए जाहिर सी बात है जब कंपाइलर कर रहा है तो कंपाइलर अपने आप तो करेगा नहीं, कंपाइलर कोई इंसान तो है नहीं। ठीक है, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक प्रोग्राम है, तो इस सब काम को करने के लिए प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, जो आपका कंपाइलर का कोड होता है उसका प्रोग्राम साइज़ बढ़ जाता है, उसका प्रोग्राम कोड लाइन ऑफ नंबर ऑफ कोड्स बढ़ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है। ठीक है, लार्जर मेमोरी बैंडविड्थ एंड रजिस्टर फाइल बैंडविड्थ। अब उस कंपाइलर को खुद भी एग्जीक्यूट होना है, प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए जो मेमोरी है वो काफ़ी सारी मेमोरी लगती है, और जो रजिस्टर फाइल्स का वो यूज़ करता है वो काफ़ी सारी बैंडविड्थ की होती हैं। ठीक है, अनशेड्यूल्ड इवेंट फॉर एग्जांपल अ कैशे मिस कुड लीड टू इंस्टॉल विच विल इंस्टॉल द एंटायर प्रोसेस। अब हाँ, जो अनशेड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं जो मतलब पहले से शेड्यूल नहीं थे उनका एग्जीक्यूशन आ गया, तो क्या होगा? कैशे के अंदर कंपाइलर के पास कोई ऐसा इंतज़ाम था नहीं, तो कैशे के अंदर ऐसा कोई डेटा भी नहीं होगा जो उस इवेंट को या उस शेड्यूल के लिए हो, तो क्या होता है वहाँ पर आपकी कैशे मिस हो जाते हैं। अब कैशे मिस क्या होते हैं? कैशे मिस होते हैं जब आपका किसी प्रोसेस को या प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए होता है, वो कैशे के पास नहीं मिलता है, तो वो कैशे मिस होता है। अब जब कैशे मिस होता है तो वो प्रोसेस को लीड करता है किसकी तरफ? इंस्टॉल करने की तरफ। ठीक है, यानी कि उसको डिले में डालने की तरफ। ठीक है ना, वो क्या करता है, इससे क्या हो जाता है, इससे आपका एंटायर प्रोसेस पूरा का पूरा प्रोसेसर जो होता है वो इंस्टॉल स्टेज में चला जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ अनफिल्ड ऑप कोड्स इन अ VLIW देयर इज अ वेस्ट ऑफ मेमोरी स्पेस एंड इंस्ट्रक्शन बैंडविड्थ। हाँ, अनफिल्ड जो ऑप कोड्स होते हैं, ऑपरेशन कोड्स होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड के अंदर, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मेमोरी स्पेस होते हैं और इंस्ट्रक्शन की बैंडविड्थ को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका था VLIW। आई होप समझ में आया होगा।